Hello, 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 everybody. Welcome to the one shot revisions of all the case laws of the acts. तो बेसिकली आज हम क्या करने वाले हैं, कंपनीज एक्ट के अंदर जितने भी केस लॉज है उनका क्विक रिवीजन करने वाले हैं और साथ साथ में ये सारे केस लॉज मैं आपको याद भी करवा दूंगी. यस, आई एम श्योर बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है जहां पे ना केस लॉज याद नहीं होते हैं. करेक्ट होती है ये प्रॉब्लम, झूठ मत बोलना, होती है, आई एम श्योर. तो ये एक शॉर्ट सेशन रहने वाला है, शॉर्ट एंड सिंपल एंड अ वेरी क्रिस्प सेशन. इस सेशन में आपके कंपनीज एक्ट के अंदर जितने भी केस लॉज है उन सबको हम फटाफट क्विक रिवीजन करेंगे. आई एम श्योर आपने ऑलरेडी केस लॉज पढ़े हुए हैं, तो आपको फटाफट पे रिवाइज करवाऊंगी केस लॉज और सारे के सारे केस लॉज आपको याद भी करवा दूंगी ताकि आप उन्हें भूले ना और एग्जाम में केस लॉज को कोट करके आए. राइट और ये जो पूरी शीट है कंपनीज एक्ट के अंदर जितने भी केस लॉज है वो एक शीट के अंदर मैंने आपके लिए कंपाइल कर दिए. ये शीट भी आपको मैं प्रोवाइड करूंगी. तो एज सुन एज ये वीडियो जैसे ही खत्म होगा मैं आपको लिंक बता दूंगी जहां से आप नोट्स को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं. तो टेंशन मत लीजिएगा, अगर आपको केस लॉज याद नहीं रहते हैं तो टेंशन नको, अभी याद हो जाएगा. ये छोटा सा सेशन देख लेना, एग्जाम में जाने से पहले भी देख लेना. सारे के सारे जो केस लॉज है आपके दिमाग में बिल्कुल ऐसे 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 एकदम रिवाइज होके आपके सामने प्रकट हो जाएंगे. ऑलराइट, तो चलिए छोटा सेशन रहेगा, फटाफट मैं आपकी रिवीजन करवाऊंगी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. ये सेशन मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रही हूं, तो चलिए इस सेशन की करते हैं शुरुआत. एंड एवरीबॉडी कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा और सब कुछ याद हो जाएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. ऑल राइट, तो बेसिकली कंपनीज एक्ट के अंदर बहुत सारे केस लॉज हैं. आज हम कंपनीज एक्ट ले रहे हैं और कल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जितने भी केस लॉज हैं उनकी रिवीजन करेंगे. ठीक है, तो कंपनीज एक्ट और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत सारे केस लॉज हैं, तो सब आपकी टिप्स पे हो जाएंगे. ऑल राइट, लेट्स गेट द सेशन रोलिंग एंड लेट्स गेट द सेशन स्टार्टेड. ऑल राइट, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी का. ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये कॉन्सेप्ट कहता है कि कंपनी अलग है और कंपनी के मेंबर्स अलग है. मतलब कंपनी अलग है और कंपनी के मेंबर्स अलग है. कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है. मतलब कंपनी एक पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ है. तो जैसे ऑलमोस्ट एक ह्यूमन के पास राइट्स होते हैं वैसे ही एक कंपनी के पास भी राइट्स होते हैं. जैसे कंपनी अपना बैंक अकाउंट खोल सकती है, लोन्स ले सकती है, लाइबिलिटीज इनकर कर सकती है, कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, कैन ओन प्रॉपर्टी. करेक्ट, तो बेसिकली कंपनी अलग है और कंपनी के मेंबर्स क्या हैं, अलग है. तो ये कॉन्सेप्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी का. इसके ऊपर केस लॉ है मकूरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. जब भी सवाल क्वेश्चन पूछा जाए आपको सेपरेट लीगल एंटिटी पे अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, राइट, तो आप केस लॉ क्या कोट करेंगे? मकूरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. एक बार वापस बोलो मेरे साथ, मकूरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. क्या है सेपरेट? सेपरेट क्या है? नॉर्थ साइड सेपरेट. नॉर्थ साइड थोड़ा अलग है ना, है ना, नॉर्थ साइड थोड़ा अलग है. सेपरेट तो नॉर्दर्न. नॉर्दर्न मुझे पता, सेपरेट से क्या याद आएगा? नॉर्थ नॉर्थ नॉर्थ. तो मकूरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. सेपरेट क्या, कौन सा साइड? नॉर्थ साइड. तो मकूरा वर्सेस नॉर्दर्न, नॉर्दर्न याद आती है, मकूरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. इस केस में क्या हुआ था बेटा जी, मकूरा के पास ना एक शेयर को छोड़कर सारे शेयर थे एक टिम्बर कंपनी के. एक टिम्बर कंपनी थी, उसके सारे शेयर्स, एक शेयर को छोड़कर सारे शेयर्स क्या थे? मकूरा के पास थे. मकूरा इस कंपनी का मेजर क्रेडिटर भी था. अब मकूरा ने क्या किया ना, इस टिम्बर कंपनी में, क्योंकि सारे शेयर्स, ऑलमोस्ट सारे शेयर्स किसके पास थे? मकूरा के पास थे. तो टिम्बर कंपनी में जितना भी टिम्बर था ना, मकूरा ने इस टिम्बर का इंश्योरेंस करवा लिया. किसके नाम से? अपने नाम से इंश्योर करा लिया. मकूरा ने खुद के नाम से टिम्बर कंपनी में जितना टिम्बर था उसका इंश्योरेंस खुद के नाम से करवा लिया. बाद में क्या हुआ बेटा जी? बाद में टिम्बर वॉज लॉस्ट इन फायर. कंपनी में आग लग गई, टिम्बर में आग लग गई, टिम्बर तो जल के राख हो गया. अब मकूरा जी गए किसके पास? इंश्योरेंस कंपनी के पास. बोला पैसे दो पैसे दो. तो यहां पे इंश्योरेंस कंपनी ने क्या बोला? टिम्बर किसका है? कंपनी का है. आप कौन? आप तो शेयर होल्डर हो ना. सेपरेट लीगल एंटिटी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या बोलता है सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट? कंपनी अलग है, कंपनी के मेंबर अलग है. तो तुमने इंश्योरेंस अपने नाम पे कैसे ले लिया? ये एसेट तो तुम्हारा है ही नहीं, ये तो कंपनी का है. अगर कंपनी इंश्योरेंस लेती तो हम कंपनी को पैसा देते. तुमको काय को दें? तुम अलग हो, मेंबर हो, तुम अलग हो और कंपनी अलग है.
तो जब मकूरा ने इंश्योरेंस कॉम्पनसेशन क्लेम किया तो मकूरा को इंश्योरेंस का कॉम्पनसेशन नहीं मिला, क्योंकि यहां पे कोर्ट ने क्या बोला कि भैया इट वाज हेल्ड दैट मकूरा आप अलग हैं और टिम्बर कंपनी अलग है, राइट। शेयर होल्डर्स, ये जो टिम्बर है ये शेयर होल्डर्स का नहीं है, ये कंपनी का है, राइट। इट्स द एसेट ऑफ द कंपनी, कंपनी अलग है, मेंबर्स अलग है। तो मुझे बताओ सेपरेट, सेपरेट से कौन सा पार्ट आ जाएगा, नॉर्दर्न। तो क्या है, मकूरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। चलिए, ऑल राइट, नेक्स्ट, कॉर्पोरेट वेल थ्योरी। कॉर्पोरेट वेल का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉर्पोरेट वेल का कॉन्सेप्ट अगेन क्या आइडेंटिफाई करता है? ये लीगल कॉन्सेप्ट विच सेपरेट्स द आइडेंटिटी ऑफ द कंपनी फ्रॉम इट मेंबर। मतलब कॉर्पोरेट वेल का कॉन्सेप्ट कहता है कंपनी अलग है और कंपनी के मेंबर्स अलग है, करेक्ट। कंपनी के डेट के लिए, कंपनी के लायबिलिटीज के लिए मेंबर्स लायबल नहीं होंगे, राइट। कहता है देखो, इफ द कंपनी इनकर्स एनी डेट, अगर कंपनी कोई डेट इनकर करती है या कंपनी लॉ को कॉन्ट्रवीन करती है, तो कॉर्पोरेट वेल का कॉन्सेप्ट कहता है देखो, कंपनी ने डेट इनकर किया, लायबिलिटी इनकर किया, तो कॉर्पोरेट वेल का कॉन्सेप्ट कहता है मेंबर्स शुड नॉट बी लायबल, मेंबर्स लायबल नहीं होने चाहिए, क्योंकि कंपनी अलग है और मेंबर्स अलग है। कॉर्पोरेट वेल की थ्योरी के हिसाब से कंपनी अलग है, मेंबर्स अलग है, तो कंपनी के डेट के लिए, कंपनी के लायबिलिटीज के लिए मेंबर्स लायबल नको है रे, राइट। इसका केस लॉ है सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। मुझे बताओ वेल कब यूज होता है? वेल, वेल मतलब शादी में जो ब्राइड पहनती है वो होता है वेल। वेल कब यूज होता है? शादी में। किसकी शादी नहीं हुई? सलमान भाई, राइट। तो वेल शादी में यूज होता है। शादी किसकी नहीं हुई? सलमान भाई। तो सलमान से याद रखना सैलमन, स्पेलिंग गलत मत लिख देना, सलमान मत लिख देना जाके, सैलमन, SALOMON, सैलमन। एंड सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड, सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। तो बेटा सैलमन एक आदमी था, उसका क्या था, पर्सनल बिजनेस था। उसने क्या किया, एक कंपनी बनाई, सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। ये सारा पर्सनल बिजनेस सैलमन ने किसको बेच दिया? कंपनी को बेच दिया, ठीक है। बदले में इसने क्या ले लिए? कंपनी से शेयर्स ले लिए और डिबेंचर्स ले लिए। इसने अपना बिजनेस बेचा, दिखाया ऐसा कि उसने बिजनेस बेच दिया कंपनी को, इसी ने कंपनी बनाई, इसने दिखाया कि इसने अपना बिजनेस बेच दिया और बदले में इसने क्या ले लिया कंपनी से? कंपनी से शेयर्स और डिबेंचर्स ले लिया। जब इसने कंपनी बनाई तो कौन सी कंपनी बनाई? पब्लिक कंपनी बनाई, ठीक है, सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड, तो हो गई पब्लिक कंपनी, करेक्ट। अब पब्लिक कंपनी में कितने लोग चाहिए? कम से कम 7 लोग तो चाहिए पब्लिक कंपनी बनाने के लिए। तो एक तो ये हो गया शेयर होल्डर, 7 सब्सक्राइबर्स में एक तो वो खुद हो गया, एक उसकी वाइफ हो गई, 4 लड़के और एक डॉटर, 4 सन एंड 1 डॉटर, मिलकर 7 लोग, खुद ही के 7 लोग हो गए और ये लोग 7 शेयर होल्डर्स हो गए सैलमन एंड सैलमन कंपनी लिमिटेड के। इसने जो अपना पर्सनल बिजनेस बेचा था कंपनी को, बदले में इन्होंने क्या ले लिया? सैलमन ने 20,000 शेयर्स ले लिए ऑफ £1 ईच। तो जब इसने, सैलमन ने अपना पर्सनल बिजनेस बेचा सैलमन कंपनी को, तो बदले में तो ले लिए शेयर्स, 20,000 शेयर्स ऑफ £1। डिबेंचर ले लिए वर्थ 10,000 के, ठीक है, सॉरी 10,000 पाउंड्स के कंपनी से डिबेंचर भी ले लिए। मतलब इसने दिखाया कि बिजनेस बेच रहा है, बदले में क्या ले लिया? शेयर्स ले लिए, 20,000 शेयर्स, और ले लिए डिबेंचर्स, कितने? $10,000 के, सॉरी पाउंड्स के, इन्होंने क्या ले लिए? डिबेंचर्स ले लिए। अब क्या हुआ? कंपनी हो गई इंसॉल्वेंट, कंपनी लिक्विडेशन में चली गई, कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन, डिप्रेशन आया, ट्रेड डिप्रेशन आया, तो कंपनी लिक्विडेशन में चली गई। तो सैलमन कंपनी लिमिटेड ने सबसे पहले पैसा किसको पे किया? क्रेडिटर्स एकदम लाइन लगा के खड़े हुए कि हमको कुछ मिलेगा, हमको कुछ पैसा मिलेगा, लेकिन सैलमन कंपनी लिमिटेड ने सबसे पहले किसको पे किया? सैलमन को। तो क्रेडिटर्स एकदम चिढ़ गए, क्रेडिटर्स ने बोला ऐसे कैसे हो सकता है, ये कंपनी सैलमन की है और सैलमन को ही पहले पैसे दिए जा रहे हैं। सैलमन के पास क्या थे? कंपनी के डिबेंचर्स थे। तो सैलमन क्या हो गया? सिक्योर्ड क्रेडिटर हो गया। जब कंपनी लिक्विडेशन में जाती है तो सबसे पहले पैसा किसको दिया जाता है? सिक्योर्ड क्रेडिटर को दिया जाता है। तो ऑफ कोर्स आग तो लगनी ही थी, किसको? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे 7,000 पाउंड्स के। उन्होंने बोला कि सैलमन खुद ही को कैसे पे कर सकता है, पर सैलमन कौन है? सिक्योर्ड क्रेडिटर है, क्योंकि सैलमन के पास डिबेंचर्स है कंपनी के। तो बेसिकली ये कोर्ट में केस गया। तो क्या क्या यहाँ पे डिक्लेयर हुआ, क्या यहाँ पे नतीजा निकला कि सैलमन अलग है
और सैल्मन कंपनी लिमिटेड अलग है, मतलब मेंबर्स अलग है और कंपनी अलग है। कंपनी के डेट और लाइबिलिटीज के लिए मेंबर्स लाइबल नहीं है, राइट? मेंबर अलग है, कंपनी अलग है। तो अगर सैल्मन के पास कंपनी के डिबेंचर्स हैं तो सैल्मन है सिक्योर्ड क्रेडिटर, तो पहले किसको पैसा दिया जाएगा? सिक्योर्ड क्रेडिटर को दिया जाएगा, कुछ बचेगा तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को दिया जाएगा। तो बेसिकली कंक्लूजन क्या निकला बेटा इस केस में कि शेयर होल्डर कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ द कंपनी। कंपनी के कामों के लिए शेयर होल्डर लाइबल नहीं है। एंड सेपरेट लीगल एंटिटी का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पे क्या एस्टैब्लिश हुआ? कॉर्पोरेट वेल की बेसिकली कंपनी के डेट्स के लिए मेंबर लाइबल नहीं है। करेक्ट? ओके एवरीबॉडी, तो कॉर्पोरेट वेल का ये कॉन्सेप्ट था। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट कब कर दिया जाता है? कॉर्पोरेट वेल कब लिफ्ट कर दिया जाता है? पहला, टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, कंपनी का कैरेक्टर देखने के लिए। ये बहुत ही एक अच्छा केस लॉ है, डेलमर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। तो बेटा क्या हुआ ना, डेलमर कंपनी लिमिटेड वर्ल्ड वॉर के टाइम का ये बात है। इसमें क्या हुआ बेटा, मैं आपको यहां पे लिख के बताती हूं। डेलमर कंपनी लिमिटेड एक कंपनी बनाई गई इंग्लैंड में, ठीक है? इसके सारे शेयर्स किसके पास थे? जर्मन सिटीजन्स के पास थे, ठीक है? इस कंपनी के सारे शेयर्स, एक शेयर को छोड़कर सारे शेयर किसके पास थे? जर्मन सिटीजन्स के पास थे, राइट? कंपनी कहां थी? इंग्लैंड में थी। ये कंपनी किसके साथ बिजनेस कर रही थी? कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी के साथ क्या कर रही थी? बिजनेस कर रही थी। कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी के साथ। एकदम से वर्ल्ड वॉर वन जब हुआ, वर्ल्ड वॉर वन के दौरान क्या हुआ? कॉन्टिनेंटल टायर रबर कंपनी ने मना कर दिया कि हम पैसा नहीं देंगे डेलमर कंपनी लिमिटेड को। क्यों? क्योंकि ये कंपनी तो उस कंट्री के सिटीजन्स की है जिसके साथ हम वॉर पे हैं, मतलब ये तो जर्मन्स की है, इसके सारे शेयर होल्डर्स तो जर्मन है, तो हम इनको पैसा नहीं देंगे। तो बेसिकली डेलमर कंपनी लिमिटेड ने कोर्ट को अप्रोच किया और बोला ऐसे कैसे पैसा नहीं देंगे, हमारी कंपनी तो इंग्लैंड में इनकॉर्पोरेट हुई है, जर्मन सिटीजन्स तो है शेयर होल्डर हुए, तो क्या हुआ? कंपनी बनी तो इंग्लैंड में है ना। तो कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने ये बोला कि कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली ये कंपनी मैनेज हो रही है, एडमिनिस्टर हो रही है जर्मन सिटीजन्स द्वारा, जो कि उस कंट्री के सिटीजन्स है जिसके साथ इंग्लैंड वॉर पे है। तो इट वाज हेल्ड दैट कॉर्पोरेट पर्सनालिटी ऑफ द कंपनी इज इग्नोर्ड। देखो, कंपनी किसी की फ्रेंड या कंपनी किसी की एनिमी नहीं हो सकती, करेक्ट? कंपनी के अगर जो कंपनी को चला रहे हैं, अगर उस कंट्री के जो सिटीजन है वो आपकी कंट्री के साथ वॉर पे हैं, तो बेसिकली कंट्रीज अगर वॉर पे है तो बेसिकली कॉर्पोरेट वेल का कॉन्सेप्ट लिफ्ट कर दिया जाता है टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, की एक्चुअली कंपनी किसके कंट्रोल में है। तो एक्चुअली सारे शेयर होल्डर्स ऑलमोस्ट कौन है? जर्मन सिटीजन। तो कंपनी किसके कंट्रोल में है? जर्मन के कंट्रोल में है। तो बेसिकली इसमें कॉर्पोरेट वेल का कॉन्सेप्ट क्या कर दिया जाएगा? लिफ्ट कर दिया जाएगा। क्यों लिफ्ट कर दिया जाएगा? ये देखने के लिए कि एक्चुअली कंपनी को रन कौन कर रहा है, टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। ओके, देखो यहां पे क्या किया गया? पर्सन इन द अल्टीमेट कंट्रोल ऑफ द कंपनी, किसके पास था कंपनी का अल्टीमेट कंट्रोल? जर्मन्स के साथ, जर्मन्स के पास था। एंड पर्सन कंट्रोलिंग द कंपनी वर एनिमीज, तो ये कौन थे? एनिमीज थे। हेंस अमाउंट इज नॉट पेबल। तो कॉर्पोरेट वेल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? लिफ्ट हो जाएगा। मेंबर्स और कंपनी दोनों एक माने जाएंगे, अलग अलग नहीं। कॉर्पोरेट वेल कहता है मेंबर अलग कंपनी अलग, पर यहाँ पे कॉर्पोरेट वेल का कॉन्सेप्ट लिफ्ट हो गया, मेंबर और कंपनी एक ही माने जाएंगे। अब आप ऐसे ऐसे कंट्री के सिटीजन हो जिसके साथ हमारी कंट्री वॉर पे है, तो बेसिकली आप एक माने जाओगे, अमाउंट इज नॉट पेबल। ओके, डेलमर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। ओके, टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू एंड टैक्सेस। अगर आपने कंपनी बनाई ही किसके लिए है? टैक्स की चोरी के लिए बनाई है, तो बेटा इसको याद करने का तरीका क्या है? टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू एंड टैक्सेस। आईटी डिपार्टमेंट ने तुम्हें बुलाया, मनी लाओ, मनी की हेराफेरी की है ना,
आईटी डिपार्टमेंट ने तुम्हें बुलाया बट यू डिडंट शो मनी, आप लेके नहीं गए मनी, तो बेसिकली क्या हो गया, याद रखना, डिडंट शो मनी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको बुलाया बट यू डिडंट शो विद मनी, तो डिडंट शो मैनिक जी पैटेट, डिडंट शो मैनी, डिडंट शो मैनिक जी पैटेट। ओहो मैडम ये तो बहुत लेम है, बट कोई बात नहीं, याद रहेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तुम्हें बुलाया पैसे के साथ आना, हाँ टैक्स भरना, यू डिडंट शो, तुम नहीं गए, यू डिड नॉट शो फॉर इट, तो डिडंट शो विद मनी, तो डिडंट शो मैनिक, मैनी, डिडंट शो मैनिक जी पैटेट। ओके ऑलराइट, डिडंट शो मैनिक जी पैटेट। ओके इस केस में क्या हुआ था बेटा, इस केस में ना एक असेसी को बहुत पैसा डिविडेंड और इंटरेस्ट का मिल रहा था, तो इन्हें लगा कि यार बहुत पैसा अब देना पड़ जाएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स भरना पड़ जाएगा, तो इन्होंने क्या किया, अलग अलग प्राइवेट कंपनीज खोल दिए और अपना सारा डिविडेंड और इंटरेस्ट का पैसा अलग अलग प्राइवेट कंपनीज में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इस तरीके से पैसे को इन्होंने अलग अलग प्राइवेट कंपनीज में डिवाइड कर दिया कि इन्हें टैक्स ना भरना पड़े। तो ऐसे केस में मेरे को एक बात बताओ, ये प्राइवेट कंपनीज क्यों बनाई थी, इनका कोई पर्पस था बनाने का? नहीं, इनका पर्पस ये था कि ये क्या कर रहे थे, जो डिविडेंड इंटरेस्ट का पैसा पे टैक्स भरना पड़ता है इन्हें, अब इन्होंने क्या किया, पैसे को डिवाइड कर दिया प्राइवेट कंपनीज में ताकि टैक्स लिमिट से कम रहे और इन्हें टैक्स ना भरना पड़े। तो ऐसे केस में कंपनी क्यों बनाई गई है, ये सारे प्राइवेट कंपनीज क्यों बनाए गए हैं, टैक्स की चोरी के लिए बनाए गए हैं। द कोर्ट हेल्ड दैट द ओनली पर्पस फॉर इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी वाज टू इवेट टैक्सेस, देयरफॉर इनकम अर्न्ड बाय दिस कंपनीज वर कंसिडर्ड एज इनकम ऑफ द असेसी। तो क्या माना जाएगा कि जितने भी पैसा ये कंपनीज कमा रही है ये असेसी की इनकम है, ऐसा ही माना जाएगा, मतलब वन माना जाएगा, मतलब ऐसा नहीं माना जाएगा कि मेंबर अलग है कंपनीज अलग है, नहीं। तो ये सारे कंपनीज आपने क्यों बनाए हैं, इनकम टैक्स को अवॉइड करने के लिए, टैक्स की चोरी करने के लिए, तो आप अलग अलग नहीं माने जाओगे। क्या दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज सेपरेट, ये सारा पैसा किसका ही माना जाएगा, असेसी का ही माना जाएगा। तो मुझे बताओ, टू अवॉइड टैक्स, टैक्स को अवॉइड करने के लिए आपने कंपनी बनाई क्या? हाँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको बुलाया बट यू डिड नॉट शो विद मनी, didn't show manic cheap at it. Okay. To avoid legal obligation, अगर तुमने कंपनी क्यों बनाई है, लीगल ऑब्लिगेशंस को अवॉइड करने के लिए। बेटा सबसे ज्यादा लीगैलिटीज कौन से बिजनेस में है, याद करने के लिए, रबर बिजनेस में है। क्या बात कर रही हो मैडम, याद करने के लिए, सबसे ज्यादा लीगैलिटीज कौन से बिजनेस में है, रबर के बिजनेस में है। ओके तो मुझे बताओ ये केस लॉ किस में हुआ, ये जो पर्टिकुलर केस लॉ है ये क्या है, वर्कमैन इंप्लॉयड इन, वर्कमैन मतलब काम करने वाले लोग, जो किस में इंप्लॉयड थे, एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड, एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड। तो वर्कमैन ने केस कर दिया किस पे, कंपनी पे। तो वर्कमैन कहां पे इंप्लॉयड थे, एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड। कौन से कंपनी में ज्यादा लीगैलिटीज होती है, रबर इंडस्ट्री में। तो बेसिकली मुझे बताओ, वर्कमैन जो इंप्लॉयड थे एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री वर्सेस द एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड। ओके मैडम, इस केस में क्या हुआ बेटा, यही हुआ कि रबर इंडस्ट्री लिमिटेड को ना बहुत ज्यादा पैसा आ रहा था डिविडेंड का, ठीक है। तो बेसिकली एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री को बहुत पैसा डिविडेंड का आ रहा था। अब डिविडेंड का पैसा आ रहा था तो प्रॉफिट एंड लॉस में ना बहुत ऑफ कोर्स प्रॉफिट दिख रहा था, तो इन्हें क्या पे करना पड़ रहा था, वर्कमैन को बहुत ज्यादा बोनस पे करना पड़ रहा था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये सोचा कि लीगल ऑब्लिगेशंस को, बोनस को कैसे कम दिया जाए। अब डिविडेंड का बहुत सारा पैसा आ रहा है और उसकी वजह से पीएनएल में बहुत प्रॉफिट दिख रहा है, उसकी वजह से बहुत बोनस पे करना पड़ रहा है वर्कमैन को। तो इन्होंने क्या किया, सारा पैसा जो डिविडेंड का आ रहा था, इन्होंने अपनी एक सब्सिडरी बनाई। इस सब्सिडरी बनाने का पर्पस क्या था कि डिविडेंड का पैसा ये अपने पीएनएल में नहीं लेंगे पर सब्सिडरी के पीएनएल में लेंगे। सब्सिडरी का और कोई काम नहीं था। तो कंपनी ट्रांसफर्ड द शेयर्स, कंपनी ने वो सारे शेयर जिस पे डिविडेंड आ रहा था वो सारे ट्रांसफर कर दिए अपनी सब्सिडरी को, होली ओन्ड सब्सिडरी को। तब इसमें अब क्या हुआ, डिविडेंड का पैसा कंपनी के पीएनएल में नहीं आया तो बोनस इन्होंने नहीं दिया, बोनस वर्कमैन का रिड्यूस हो गया। ऑफ कोर्स जो बोनस देना चाहिए था उतना नहीं दिया, बोनस रिड्यूस हो गया। तो ऐसे केस में मुझे बताओ सब्सिडरी क्यों बनाई गई थी, क्या कोई सब्सिडरी को बनाने का अदर देन कोई पर्पस है? नहीं, जस्ट टू अवॉइड द लीगल ऑब्लिगेशंस, करेक्ट, कि बोनस ना देना पड़े, बोनस कम देना पड़े। कंपनी क्रिएटेड सब्सिडरी क्यों, टू रिड्यूस द लायबिलिटी टू पे द बोनस, ताकि बोनस कम देना पड़े वर्कमैन को। तो मेरे को एक बात बताओ, ऐसे केस में कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ब्रश्ड असाइड द सेपरेट एग्जिस्टेंस ऑफ सब्सिडरी कंपनी, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला नई कंपनी को बनाया गया है
नई कंपनी के खुद के कोई एसेट्स नहीं है एक्सेप्ट जो प्रिंसिपल कंपनी ने दिए हैं उसके अलावा। तो यहां पे और कोई बिजनेस भी नहीं है सब्सिडरी कंपनी का अदर देन डिविडेंड रिसीव करने का बिजनेस है। सब्सिडरी कंपनी का कोई बिजनेस नहीं है अदर देन डिविडेंड रिसीव करने का बिजनेस है। तो ऐसे केस में प्रिंसिपल कंपनी और सब्सिडरी कंपनी एक ही मानी जाएगी, दोनों एक ही मानी जाएगी, अलग अलग नहीं मानी जाएगी। इट विल बी कंसिडर्ड एज वन। तो कॉर्पोरेट वेल का कॉन्सेप्ट लिफ्ट हो जाता है, दोनों अलग अलग नहीं माने जाएंगे, ये एक ही माने जाएंगे। करेक्ट, क्योंकि सब्सिडरी कंपनी का और कोई काम नहीं है बट टू रिसीव डिविडेंड, दैट्स इट। ओके। या फिर फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरीज टू एक्ट एज एजेंट्स। मेरा एजेंट है, तुमको पता मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है। हाँ मैडम, हाँ, तुमको नहीं पता बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट का काम है और मेरा एजेंट किधर रहता है? ब्रिटेन में, ब्रिटिश। अच्छा, तो मुझे बताओ, ट्रांसपोर्ट का काम है ना मेरा, मर्केंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस एजेंट का है ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन। केस लॉ कैसे याद रखोगे? एजेंट, मैडम का एजेंट कहाँ है? मैडम का एजेंट ब्रिटिश है। करेक्ट, मेरा एजेंट, मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है, मेरा एजेंट कहाँ है? ब्रिटिश, ब्रिटिश है मेरा एजेंट। ओके, तो बेसिकली मेरे को बताओ केस लॉ क्या है? मर्केंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड ये कंपनी है वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन। मर्केंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन। इसमें क्या हुआ बेटा? ट्रांसपोर्ट कंपनी को लाइसेंस चाहिए था व्हीकल ऑपरेट करने के लिए, लेकिन इन्हें लाइसेंस अपने नाम पे नहीं मिला। तो इन्होंने क्या कर लिया, एक सब्सिडरी कंपनी बनाई और लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। सारे व्हीकल्स इन्होंने सब्सिडरी कंपनी को ट्रांसफर कर दिए। मेरे को एक बात बताओ, तुमने खुद के नाम से लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, तुम्हें लाइसेंस नहीं मिला, तो तुमने अपनी सब्सिडरी कंपनी खोलकर लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। तो एक बात बताओ, सब्सिडरी कंपनी का कोई इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है क्या? नहीं। सब्सिडरी कंपनी खोली गई है टू एक्ट एज द एजेंट ऑफ द प्रिंसिपल। सब्सिडरी कंपनी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है अदर देन द एजेंट, इट इज जस्ट द एजेंट ऑफ अनदर कंपनी। आपने जो सब्सिडरी कंपनी बनाई है इसका और कोई पर्पस नहीं है बट जस्ट टू एक्ट एज एन एजेंट। बस ये आपकी क्या है? एजेंट है। क्योंकि आपको लाइसेंस नहीं मिला इसलिए आपने अपनी सब्सिडरी कंपनी के नाम से लाइसेंस अप्लाई किया है, सारे व्हीकल सब्सिडरी कंपनी को दे दिए। तो मुझे बताओ ऐसे केस में कंपनी और सब्सिडरी कंपनी क्या मानी जाएगी? एक मानी जाएगी। तो याद रखना, अगर सब्सिडरी को बनाया गया है टू एक्ट एज एन एजेंट, जब सब्सिडरी अगर एजेंट है तो सब्सिडरी का कोई इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, इट इज लॉस्ट इट्स इंडिविजुअल कैरेक्टर। करेक्ट। तो मुझे बताओ, एजेंट का जब आपने एक सब्सिडरी बनाई है टू एक्ट एज एन एजेंट, तो बताओ मैडम का एजेंट ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन, मर्केंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन। वेरी गुड। उसके बाद में कंपनी फॉर्म्ड फॉर फ्रॉड। अगर कंपनी बनी ही फ्रॉड करने के लिए है तो क्या है बेटा? फ्रॉड से क्या याद आएगा? फॉर्ड। फ्रॉड से क्या याद आएगा? फॉर्ड। फ्रॉड से क्या याद आएगा? फॉर्ड। फॉर्ड मोटर, गिलफोर्ड मोटर वर्सेस हॉर्न, गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न। फ्रॉड से क्या याद आएगा? फॉर्ड, फॉर्ड मोटर। तो गिलफोर्ड मोटर वर्सेस हॉर्न। तो बेटा हॉर्न क्या था? इंप्लॉय था, ठीक है, इस कंपनी का। हॉर्न क्या था? इंप्लॉय था। हॉर्न एक इंप्लॉय था किस कंपनी का? गिलफर्ड मोटर कंपनी का ये इंप्लॉय था। हॉर्न ने गिलफर्ड मोटर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, क्या? दैट ही विल नॉट सॉलिसिट द कस्टमर्स ऑफ द एम्प्लॉयर आफ्टर लीविंग द एम्प्लॉयमेंट। हॉर्न ने बोला मैं जब एम्प्लॉयमेंट छोड़कर जाऊंगा ना तो आपके कस्टमर्स को मैं बिल्कुल अपनी तरफ नहीं खींचूंगा, मतलब मैं आपके कस्टमर्स को चुराऊंगा नहीं आपसे। बाद में क्या हुआ, जैसे ही उसने एम्प्लॉयमेंट छोड़ा हॉर्न ने, उसने एक कंपनी बना ली अपनी वाइफ के साथ और इस कंपनी के कस्टमर्स को ये क्या करने लगा? अप्रोच करने लगा, राइट। अब मेरे को एक बात बताओ, यहां पे हॉर्न ये काम खुद नहीं कर सकता था क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट था कि वो ऐसा नहीं कर सकता। इसने क्या किया? अपनी दूसरी कंपनी बना के किया। इसको लगा रहे कंपनी अलग हो जाएगी, मैं अलग हो जाऊंगा, मैं थोड़ी कर रहा हूं। हॉर्न कह रहे मैं आपके कस्टमर्स को नहीं चुरा रहा, वो तो कंपनी चुरा रही है। तो ऐसे केस में कॉर्पोरेट वेल का कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? लिफ्ट हो जाएगा। कोर्ट ने क्या बोला? आपने ये कंपनी बनाई ही क्यों है? टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट से जो लीगल ऑब्लिगेशन अराइज हो रहा है उसको आपने क्या किया है? उसको अवॉइड करने के लिए, बेसिकली फ्रॉड या इम्प्रॉपर कंडक्ट के लिए आपने कंपनी बनाई है। लॉ को डिफीट करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट में जो डिसाइड हुआ था उसको डिफीट करने के लिए ही तुमने कंपनी बनाई है, तो डिफीट लॉ। तो दैट इज वाई माना जाएगा कि आप और कंपनी दोनों एक हो, आप ही कर रहे हो ये सब काम, आप ही चुरा रहे हो उनके कस्टमर्स। तो मुझे बताओ फ्रॉड से क्या याद आएगा? फॉर्ड। तो गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न। तो यहां तक हमने आधा
आपके सारे केस लॉस कर लिए, एक बार फटाफट रिवाइज करोगे शुरुआत से। मेरे को बताओ सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट नॉर्थ कौन है, क्या है सबसे सेपरेट, क्या है नॉर्थ। तो मुझे बताओ मकूरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मकूरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट। कॉर्पोरेट वेल शादी में यूज होता है, किसकी शादी नहीं होती, सलमान, तो सलमान, तो सैल्मन वर्सेस सैल्मन कंपनी लिमिटेड, वेरी गुड। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, बेटा कॉर्पोरेट वेल कब लिफ्ट किया जाता है, सबसे पहले टू डिटरमाइन दी कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, देखने के लिए कि कंपनी के पीछे कौन है। तो यहां पे क्या हुआ, डेलमर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी, डेलमर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी, टायर एंड रबर कंपनी। ओके, मुझे एक बात बताओ, दूसरा केस लॉ क्या है, टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू, टैक्स को अवॉइड करने के लिए अगर कंपनी बनी है तो कॉर्पोरेट वेल का कॉन्सेप्ट लिफ्ट हो जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको बुलाया बट यू डिडंट शो विद मनी, तो डिडंट शो मैनेजी पैटेट। ओके, थर्ड क्या है बेटा, थर्ड केस लॉ क्या है, लीगल ऑब्लिगेशंस को अवॉइड करने के लिए। मुझे एक बात बताओ, सबसे ज्यादा लीगैलिटीज किस बिजनेस में, रबर, तो क्या है बेटा, क्या है केस लॉस, वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड। ओके, फिर कॉर्पोरेट वेल का कॉन्सेप्ट कब लिफ्ट किया जाता है, अगर सब्सिडरी बनाई ही इसलिए गई है टू एक्ट एज एन एजेंट। तो मुझे बताओ मेरे एजेंट कहाँ है, मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, याद आ रहा है, तो ट्रांसपोर्ट मर्केंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश में, मैंने कहा ब्रिटेन में तो ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन, वेरी गुड। उसके बाद कंपनी बनाई ही क्यों गई है, फ्रॉड करने के लिए बनाई गई है, इम्प्रॉपर कंडक्ट और टू डिफीट दी लॉ, उसके लिए बनाई गई है। फ्रॉड से क्या याद आएगा, फोर्ड याद आएगा बना, फोर्ड मोटर, गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न। चलिए ओके, उसके बाद टुडे इज योर अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड टुमारो यू वांट। ओके, टिप बी, और आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैंने मोटिवेट भी कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इसमें बेटा बहुत सारे केस लॉ है सेक्शन 9 में, आप कोई एक केस लॉ याद रख सकते हैं। हरिनगर शुगर मिल वर्सेस एसएस झुनझुनवाला। अरे तुम्हारी शुगर कंपनी है ना, उस शुगर मिल है ना, तुम्हारा मिल है ना, किसका, तुम्हारा, अरे तुमने बोला था ना शुगर मिल है तुम्हारा, रजिस्टर कर लिया ना, उस कंपनी को रजिस्टर कर लिया ना, तो क्या है, हरिनगर शुगर मिल लिमिटेड वर्सेस एसएस झुनझुनवाला। मुझे बताओ रजिस्टर क्या करना था तुम्हें, तुम्हारी शुगर मिल है ना, तो हरिनगर शुगर मिल वर्सेस एसएस झुनझुनवाला, रजिस्ट्रेशन से क्या याद आएगा, शुगर मिल, तो हरिनगर शुगर मिल वर्सेस एसएस झुनझुनवाला। तो इस केस में, इस केस लॉ में क्या स्थापित हुआ कि बेसिकली जब कंपनी रजिस्टर होती है तो कंपनी एक सेपरेट लीगल पर्सन बन जाती है, सेपरेट फ्रॉम मेंबर्स। कहता है कंपनी जैसे ही इनकॉर्पोरेट होती है, तो जिस दिन कंपनी रजिस्टर हुई, जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, कंपनी बिकम्स लीगल पर्सन सेपरेट फ्रॉम द इनकॉर्पोरेटर्स। मतलब कंपनी और उसके इनकॉर्पोरेटर्स दोनों अलग अलग है, मतलब दोनों में कॉन्ट्रैक्ट जरूर है, कंपनी और मेंबर्स में कॉन्ट्रैक्ट जरूर है एक साथ काम करने का, पर कंपनी एक सेपरेट लीगल पर्सन बन जाती है, बॉडी कॉर्पोरेट बन जाती है, कंपनी एक सेपरेट लीगल पर्सन बन जाती है, सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। तो रजिस्ट्रेशन से या क्या याद आएगा, शुगर मिल, हरिनगर शुगर मिल वर्सेस एसएस झुनझुनवाला। क्या बोला, कंपनी फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई उस दिन से कंपनी अलग, मेंबर अलग, कंपनी सेपरेट लीगल पर्सन बन जाती है, सेपरेट लीगल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। तो बेसिकली कंपनी अलग, मेंबर अलग। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन से क्या याद आएगा, शुगर मिल, हरिनगर शुगर मिल वर्सेस एसएस झुनझुनवाला। चलिए ओके, इसके अलावा और भी बहुत सारे केस लॉज हैं, आप पढ़ जरूर सकते हैं, पर आपको सारे केस लॉज याद रखने की जरूरत नहीं है। इस सेक्शन पे एक केस लॉ जो आप याद रखोगे वो मोर देन इनफ है आपके लिए, ठीक है। ओके, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, ये क्या कहता है, अगर आप कुछ ऐसा एक्ट करते हो, एनी एक्ट डन बियॉन्ड एमओए इज वॉइड। सारे शेयर होल्डर मिलकर भी रैटिफाई नहीं कर सकते, सारे शेयर होल्डर मिलकर भी उस एक्ट को रैटिफाई नहीं कर सकते। अगर आप कोई काम कर रहे हो बियॉन्ड एमओए, देन इट इज वॉइड। अल्ट्रा वायर्स, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, वेरी वेरी फेमस रूल ऑफ अल्ट्रा वायर्स। ये केस लॉ तो मुझे याद कराने की जरूरत भी नहीं होगी। एशबेरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिचे, एशबेरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिचे। बताओ बच्चों, एशबेरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिचे, वेरी गुड। तो इसमें अल्ट्रा वायर्स का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखो एशबेरी का काम था
एशबेरी जो कंपनी थी उसका काम था सेल करना, लेंड करना रेलवे कैरेजेस को, वेगन्स को, मतलब हायर पे देना, रेलवे कैरेजेस को बेचना, हायर पे देना, कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड बिजनेस करना एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह का इनका जो भी एक काम था। एशबेरी रेलवे कैरेज कंपनी जो है, कैरेज एंड आयरन कंपनी, रिचे के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए फॉर फाइनेंसिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन। इन्होंने बोला ठीक है, रिचे के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करके बोला ठीक है, आप जो रेलवे लाइन जो ले डाउन करेंगे ना बेल्जियम में, हम उसे फाइनेंस करेंगे। मुझे बताइए बाद में क्या हुआ? कंपनी फर्दर रैटिफाइड दिस एक्ट ऑफ द डायरेक्टर्स बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। हाउएवर कंपनी ने बाद में क्या कर दिया? रेप्यूडिएटेड द कॉन्ट्रैक्ट एज बीइंग अल्ट्रा वायर्स। कंपनी ने बोला अरे 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 हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये तो अल्ट्रा वायर्स है। क्यों? रिचे बॉट एन एक्शन फॉर डैमेजेस। रिचे ने सू कर दिया डैमेजेस के लिए और बोला ऐसे कैसे आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो? इन्होंने क्या बोला? यार एक्चुअली हमारा काम हमारे एमओए के हिसाब से तो हमारे कंपनी का ऑब्जेक्टिव है हायर पे देना रेलवे कैरेजेस को, मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड काम करना एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स। तो हम फाइनेंसिंग का काम नहीं कर सकते। तो ये एक्ट तो बियॉन्ड एमओए है, तो ये अल्ट्रा वायर्स है, तो हम ये कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। रिचे ने क्या बोला? अच्छा आपके एमओए में वर्ड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स लिखा हुआ है, इसका मतलब आप फाइनेंसिंग का काम भी कर सकते हो। तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने बोला नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नल है, वॉइड है। जो टर्म जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स है, एडजस्टिम जेनरिस, ये जो वर्ड है जनरल वर्ड है जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स, ये अपना मीनिंग आगे वाले वर्ड से लेगा। दैट इज ये काम मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड जो भी काम होगा ये वो काम है जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स, मतलब फाइनेंसिंग का काम इसमें इंक्लूड नहीं होता। तो बेसिकली इस केस में क्या ये केस लॉ क्या स्थापित करता है कि एनी वर्क या बेसिकली अगर आप कोई भी ऐसा एक्ट करते हो बियॉन्ड एमओए तो वो काम क्या होगा? अल्ट्रा वायर्स है, वॉइड माना जाता है। तो एशबेरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिचे का ये केस लॉ था। आई एम श्योर मैंने आपको बहुत छोटे में एक्सप्लेन किया है, हमने अपनी क्लासेस में बहुत डिटेल में इस केस लॉ को पढ़ा है, बट जस्ट टू रिवाइज मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। चलिए, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। बेटा इंडोर कौन रहता है? कौन रहता है इंडोर? इंडोर रॉयल लोग इंडोर ही रहते हैं, रॉयल लोग इंडोर, बाहर नहीं जाते, अंदर ही रॉयल इंडोर। इंडोर कौन रहता है? रॉयल। तो रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्क्वांड, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्क्वांड। इसके अंदर क्या हुआ बेटा? एक कंपनी थी, इस कंपनी का लिक्विडेटर का नाम क्या था? कंपनी इंसॉल्वेंसी में चली गई तो लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ जिसका नाम था टर्क्वांड। अब क्या हुआ? कंपनी ने रॉयल ब्रिटिश बैंक को क्या इशू किया था? 2000 पाउंड्स के बॉन्ड्स इशू किए थे। रॉयल ब्रिटिश बैंक को कंपनी ने रॉयल ब्रिटिश बैंक को 2000 पाउंड्स के क्या इशू किए थे? बॉन्ड इशू किए थे, बॉन्ड्स। ठीक है, बाद में अब ये कंपनी क्या चली गई? लिक्विडेशन में चली गई। कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई तो लिक्विडेशन में चली गई, तो लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ। रॉयल ब्रिटिश बैंक ने बोला ये लिक्विडेटर, हमारा भी हिसाब है, ये 2000 बॉन्ड्स का जो हिसाब है हमें दीजिए, पैसा दीजिए। तो लिक्विडेटर ने बोला ये जो कंपनी ने आपसे पैसा बोरो किया है ना, डायरेक्टर्स के पास इतनी अथॉरिटी नहीं थी पैसा बोरो करने की, इन्होंने तो अपने बियॉन्ड अथॉरिटी से बियॉन्ड जाके डायरेक्टर्स ने आपसे पैसा बोरो कर लिया, आपको पैसे नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपको एओए एमओए पढ़कर आना चाहिए था, आपको पता होना चाहिए था क्या कि जो डायरेक्टर्स है वो अपने बोरोइंग पावर से ऊपर जाकर जो है बोरोइंग कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था, तो हम आपको पैसा नहीं दे सकते। टर्क्वांड ने ऐसा रॉयल ब्रिटिश बैंक को बोला। तो यहाँ पे क्या लगता है? डॉक्ट्राइन रूल लगता है इंडोर मैनेजमेंट का। क्या यार? रॉयल ब्रिटिश बैंक बोला हमने एमओए पढ़ा, एओए पढ़ा, एओए में क्या लिखा था कि डायरेक्टर्स इतने सर्टेन अमाउंट का लोन ले सकते हैं अगर रेजोल्यूशन पास किया जाए तो हम तो यही सोचेंगे ना कि रेजोल्यूशन पास किया है। रॉयल ब्रिटिश बैंक ने बोला कि हम तो यही सोचेंगे ना कि रेजोल्यूशन पास करके ही डायरेक्टर्स लोन ले रहे हैं। हमें क्या पता रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ, डायरेक्टर्स ने अपने बोरोइंग पावर से जाके एक्सीड जाकर लोन ले लिया, रेजोल्यूशन पास नहीं किया, मुझे कैसे पता होगा? व्हाट हैपेंस इनसाइड द कंपनी इज नॉट अ मैटर ऑफ पब्लिक नॉलेज, हमें कैसे पता होगा? तो बेसिकली ये केस था रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्क्वांड का। कोर्ट ने बोला ऐसा नहीं होगा, लिक्विडेटर पैसा दीजिए बैंक को कैसे पता होगा? एमओए एओए रीड करके तो आया है, उसको क्या पता अंदर रेजोल्यूशन पास हुआ कि नहीं हुआ? तो रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्क्वांड। ओके,
इंडोर कौन रहता है? रॉयल लोग, रॉयल 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 ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्क बॉन्ड। अच्छा, अब बेटा इसके अंदर क्या हुआ? एक्सेप्शन है इसके, 3 एक्सेप्शन। अगर आपको एक्चुअल या नॉलेज है, एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव नॉलेज है इर्रेगुलरिटी की, अगर आपको पता है कि कंपनी गलत कर रही थी, तो आउटसाइडर्स को बचाया नहीं जाएगा। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट किसको बचाता है? आउटसाइडर्स को बचाता है। पर आउटसाइडर्स को अगर नॉलेज थी, पूरा पता था कि गलत हो रहा है, आपको पता था, तो फिर आपको प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा। सारी नॉलेज किसको होती है? सारी नॉलेज हार्वर्ड पास को सारी नॉलेज होती है। तो हार्वर्ड, हार्वर्ड पेटेंट है भैया, सब उनको सारे उनके सारे बच्चों को नॉलेज होती है। तो हार्वर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, हार्वर्ड वाले बच्चों को सारा पता होता है। तो हार्वर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अब इसके अंदर क्या हुआ था बेटा? इसके अंदर क्या हुआ था? ये थे डायरेक्टर्स, कंपनी, कंपनी ने इशू कर दिए डिबेंचर्स। किसको? डायरेक्टर्स को। तो बेसिकली कंपनी ने डिबेंचर्स इशू कर दिए डायरेक्टर्स को। Directors could not defend the issue of debentures to themselves because they should have known the extent to which they were lending money to the company। मतलब अब कंपनी एक हद तक तो बोरो कर सकती है पैसा, पर अगर एक लिमिट से ज्यादा पैसा अगर कंपनी बोरो करती है तो आपको असेंट लेना पड़ेगा जनरल मीटिंग में। लेकिन कंपनी ने जनरल मीटिंग में असेंट नहीं लिया। तो बताओ, डायरेक्टर्स को तो पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए? क्या कि कंपनी इतना पैसा आप अगर कंपनी को दे रहे हैं, कंपनी आपको डिबेंचर इशू कर रही है, आप इतना पैसा कंपनी को दे रहे हैं, तो कंपनी इतना पैसा एक्सेप्ट नहीं कर सकती विदाउट ऑब्टेनिंग द असेंट इन द जनरल मीटिंग। तो बेसिकली डायरेक्टर्स को पता था क्या? तो डायरेक्टर्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा क्या? नहीं। तो क्या है? नॉलेज अगर आपको थी तो नॉलेज हार्वर्ड के बच्चों को, हार्वर्ड वर्सेस पेटेंट है ना यार, हार्वर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ओके, उसके बाद अगर आपको सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी, आप अगर थोड़ी सी, देखो आप अगर कंपनी के साथ डील कर रहे हो तो थोड़ा आपको भी अवेयर रहना पड़ेगा। अगर आपने खुद ने नेग्लिजेंटली एक्ट किया है ना, तो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आउटसाइडर आपको नहीं बचाएगा। अगर आउटसाइडर ने खुद ने नेग्लिजेंटली एक्ट किया, मुझे बताओ सबसे ज्यादा नेग्लिजेंटली कौन एक्ट करते हैं? आनंद नाम का बच्चा जो है सबसे ज्यादा क्या करता है? नेग्लिजेंटली एक्ट करता है, सबसे ज्यादा इरेगुलरिटी करता है। तो आनंद बिहारी लाल वर्सेस डिनशॉ, आनंद बिहारी लाल वर्सेस डिनशॉ एंड कंपनी, आनंद बिहारी लाल वर्सेस डिनशॉ एंड कंपनी। इस केस लॉ में क्या हुआ बेटा? अब क्या हुआ? प्लांटिफ ने ट्रांसफर एक्सेप्ट कर लिया कंपनी की प्रॉपर्टी का अकाउंटेंट से। मतलब अकाउंटेंट ने, जिसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी थी ही नहीं, उसने कंपनी की प्रॉपर्टी बेच दी। अकाउंटेंट ने कंपनी की, अकाउंटेंट के पास पावर है क्या कंपनी की प्रॉपर्टी बेचने का? नहीं है, पर अकाउंटेंट ने कंपनी की प्रॉपर्टी बेच दी और प्लांटिफ ने एक्सेप्ट भी कर लिया, ले भी ली। तो मुझे बताओ गलती किसकी है? तुम्हारी है ना यार। तुम्हें थोड़ा तो एक्टिवली एक्ट करना चाहिए था, तुम्हें देखना चाहिए था कि सामने वाले के अकाउंटेंट के पास पावर ऑफ अटॉर्नी है कि नहीं, पावर है कि नहीं है जमीन बेचने का, राइट? अकाउंटेंट हैड अथॉरिटी, अकाउंटेंट के पास अथॉरिटी है कि नहीं कंपनी? ऐसे तो तुम किसी से भी कोई भी चीज खरीद लाओगे, ये थोड़ी होता है। तो बेसिकली सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी, अगर थर्ड पार्टी ने, बेसिकली अगर आउटसाइडर ने खुद ने नेग्लिजेंटली एक्ट किया है, तो बेसिकली डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आपको नहीं बचाता। तो बताओ कौन नेग्लिजेंटली एक्ट करता है? इरेगुलरिटी, आनंद बिहारी लाल वर्सेस डिनशॉ एंड कंपनी। ऑल राइट, तो बेसिकली यहाँ पे प्लांटिफ ने क्या किया? अकाउंटेंट से लैंड खरीद ली और ये भी नहीं देखा कि अकाउंटेंट के पास पावर ऑफ अटॉर्नी है कि नहीं है। तो आपने खुद ने नेग्लिजेंटली एक्ट किया है, क्योंकि अकाउंटेंट के पास कोई अथॉरिटी नहीं होती टू ट्रांसफर कंपनीज प्रॉपर्टी। ऑल राइट, और क्या है? फ्रॉजरी, अगर आपने खुद ने फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट पे रिलाई कर लिया, आपने अगर फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट पे रिलाई किया है, फॉर्ज डॉक्यूमेंट पे, इसका केस लॉ है रूबिन वर्सेस ग्रेट फिंगॉल कंसोलिडेटेड, रूबिन वर्सेस ग्रेट फिंगॉल कंसोलिडेटेड। ओके, अब इस केस लॉ में क्या हुआ? कंपनी सेक्रेटरी ने झूठा शेयर सर्टिफिकेट बनाया, उस पे झूठे डायरेक्टर्स के साइन कर दिए और प्लांटिफ को दे दिया। प्लांटिफ गया किसके पास? कंपनी के पास, कि अरे मेरे को, मैं शेयर होल्डर हूं, देखो मेरे पास सर्टिफिकेट है, आप मेरा नाम रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर में डालिए। कंपनी बोली ये डॉक्यूमेंट तो झूठा है। तो प्लांटिफ क्या बोला? अरे आपके कंपनी सेक्रेटरी ने इशू किया है, या आपकी कंपनी के अंदर का मामला है, इंटरनल मैनेजमेंट का मामला है, आप सल्टो और आप मुझे क्या करो? कॉम्पनसेट करो। तो कंपनी ने बोला देखो
आपने झूठे दस्तावेजों पे रिलाई किया है, आप हमें सू नहीं कर सकते। आप कंपनी सेक्रेटरी को करना चाहते हैं, यू कैन सू द कंपनी सेक्रेटरी, यू कांट सू अस। व्हाई? बिकॉज डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आपको यहाँ पे प्रोटेक्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि आपने खुद ने फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट पे रिलाई किया। बेसिकली कंपनी सेक्रेटरी ने कंपनी का झूठा सील, मतलब कंपनी का सील डाल दिया एंड सिग्नेचर को फॉर्ज कर दिया। डायरेक्टर्स के सिग्नेचर को कंपनी सेक्रेटरी ने फॉर्ज कर दिया और कंपनी का सील भी लगा दिया। अब क्या है कि अच्छे से मतलब बेसिकली कंपनी का सील चोरी छुपे लगा दिया और सर्टिफिकेट इशू कर दिया। किसको? प्लांटिफ को। अब क्या हुआ? प्लांटिफ को तो लगा जेन्युइन है, प्लांटिफ ने जो भी है पैसे वैसे दे दिए। प्लांटिफ जब कंपनी के पास गया तो पता चला कि डॉक्यूमेंट क्या है, जेन्युइन नहीं है। तो प्लांटिफ ने क्या बोला? सिग्नेचर जेन्युइन और फॉर्ज्ड वर पार्ट ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट। कंपनी आपके इंटरनल मैनेजमेंट की गलती है, इंटरनल मैनेजमेंट का पार्ट है। तो देयरफॉर यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आउटसाइडर को नहीं बचाएगा, क्योंकि आपने खुद ने फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट पे रिलाई किया है। तो रूल कैन नेवर बीन एक्सटेंडेड टू कवर सच अ कंप्लीट फ्रॉजरी। तो कहता है नहीं, आपने अगर फर्स्ट डॉक्यूमेंट पे विश्वास किया है तो इंडोर मैनेजमेंट आपको नहीं बचाएगा। कंपनी की क्या गलती? तुम कोई भी झूठे डॉक्यूमेंट पे बिलीव कर दो, ये तुम्हारी प्रॉब्लम, और तुम सामने वाले को सू करो जिसने तुम्हारे साथ फ्रॉजरी की है। यू कैन नॉट इन्वॉल्व कंपनी, फ्रॉजरी इज नलिटी। ओके एवरीबडी, सारे बच्चों को समझ में आ गया? तो सारे केस लॉज हमने यहाँ पे कवर कर लिए। एवरीबडी मेरे को बताओगे आपने क्या कवर किया? सारे बच्चे फटाफट मेरे साथ वापस से रिवाइज कर लो। सेपरेट्स क्या है? कौन सा पार्ट? नॉर्दर्न। तो बता क्या था? बता। मकूरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। वेरी गुड बेटा। उसके बाद आपने क्या पढ़ा? कॉर्पोरेट वेल थ्योरी। वेल शादी में जुड़ती है किसके लिए? सैल्मन। सैल्मन वर्सेस सैल्मन कंपनी लिमिटेड। कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कब किया जाएगा? सबसे पहले टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो क्या था उसमें? डालमर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। टायर एंड रबर, टायर किससे बनता है? रबर से। तो टायर एंड रबर कंपनी। डालमर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। दूसरा, टू प्रोटेक्ट टैक्सेस। आपने कंपनी बनाई है टैक्स को अवॉइड करने के लिए, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तुम्हें बुलाया। यू डिडंट शो विद मनी, डिडंट शो मैनेज जी पैटेट। वेरी गुड मैडम। उसके बाद लीगल ऑब्लिगेशंस अवॉइड करने के लिए, तो लीगल सबसे ज्यादा लीगलिटीज किसमें होती है? रबर में। तो क्या? वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड। उसके बाद क्या है? फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरी टू एक्ट एज एन एजेंट। मेरा एजेंट, मेरा कौन सा बिजनेस है? ट्रांसपोर्ट का। कहाँ है? ब्रिटिश एजेंट है ना मेरा एक। तो मुझे बताओ, ट्रांसपोर्ट, मर्केंडाइज ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन। कंपनी बनाई गई है फ्रॉड के लिए, तो कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट हो जाएगा। फ्रॉड, फॉर्ड, गिलफॉर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तुम्हारी शुगर मिल है ना, रजिस्टर नहीं किया, तो बेसिकली हरिनगर शुगर मिल वर्सेस एसएस झुंझुनवाला। ओके। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायर्स, ये तो पता ही है। एशबेरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिचे। एशबेरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिचे। इंडोर मैनेजमेंट, इंडोर कौन रहता है? रॉयल लोग। तो रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवांड। मैडम ये क्या केस लॉज की टेक्निक है बेटा, याद हो रहा है ना? बस बहुत है। ओके, एक्सेप्शन क्या है? अगर आपको पता था, नॉलेज किसमें? तो हार्वर्ड ही बचा। हार्वर्ड पेटेंट, हार्वर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी, तुमने खुद ने नेग्लिजेंटली एक्ट किया, तो कौन नेग्लिजेंटली एक्ट करता है? आनंद बिहारी लाल वर्सेस डिनशॉ। उसके बाद फ्रॉजरी अगर आपने फर्स्ट डॉक्यूमेंट पे रिलाई किया, तो ये क्या है? रूबिन वर्सेस ग्रेट फिंगल कंसोलिडेटेड। तो बेटा जी इसी के साथ यहाँ पे हमारा धासु केस लॉ का जो केस लॉज हमें रिवाइज करने थे, कंपनीज एक्ट के सारे केस लॉज एक शीट में, सारे इंपॉर्टेंट केस लॉज हमने ले लिए। इसको फटाफट आप देख लीजिए और सारे केस लॉज को याद कर लीजिए और आपका केस लॉज रिवाइज भी हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने केस लॉज आपको बहुत शॉर्ट फॉर्म में रिवाइज करवाए हैं बेटा। डिटेल्ड में क्लासेस में तो कवर हुए हैं, यहाँ पे जस्ट आपको याद दिलाने के लिए फटाफट मैंने केस लॉज रिवाइज किए हैं। इसी के साथ आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो लाइक कीजिएगा। और मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आपको ये जो शीट है वो कहाँ मिलेगी। तो बेटा ये मेरा टेलीग्राम चैनल है अनअकैडमी के साथ। आप इस टेलीग्राम, ये जो आपको यहाँ पे कोड है, इसे आप QR कोड को स्कैन कर लीजिए, जिससे आप मेरे टेलीग्राम पे कनेक्ट हो जाएंगे और आपको टेलीग्राम पे शीट शेयर कर दी जाएगी। तो इसे स्कैन कर लीजिएगा। एंड अनअकैडमी पे सब्सक्राइब करने के लिए आप लोग मेरा कोड यूज कर सकते हैं, सीए दीपिका और दीपू बेटा प्यार से बच्चे मुझे दीपू मैम बोलते हैं, तो यू कैन यूज कोड दीपू और सीए दीपिका, दोनों ही डिस्काउंट कोड है, दोनों ही मेरे कोड है। अगर आपको मेरे क्लासेस अच्छे लगते हैं, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो इस कोड को यूज करके अनअकैडमी पे सब्सक्राइब कीजिएगा। आई विल बी वेटिंग ऑन अनअकैडमी प्लस। अपनी जर्नी अनअकैडमी के साथ स्टार्ट कीजिए, सिस्टमैटिक और कॉस्ट फ्रेंडली मैनर में अपनी पढ़ाई अनअकैडमी के साथ कीजिए। ऑलराइट एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू।